हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आंसर है। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें करा दिए हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और ये क्लास आरओ को टारगेट में रखते हुए यूपीपीसीएस, आरओ और सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जैसे संविधान है तो आपको तो पता है संविधान हर परीक्षा में आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन है यहां से, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो हम इसके ऑप्शन नहीं पढ़ने वाले हैं, सीधा टिक करेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये दोनों है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं पूछा है ना, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो हमें सिर्फ ऑप्शन देख के टिक करना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। बी आंसर सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 है यहाँ पर। घ, यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर 2 ए और बी तो यहाँ दिए हैं और सी और डी अगले नेक्स्ट पेज पर है। तो मैं सीधा आपको आंसर ही टिक करवाने वाली हूं। ठीक है, तो सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका सही ए हो जाएगा अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य से उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मंजूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो नहीं पूछा है, डी आंसर सही हो जाएगा 14 है।
वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ये ही नहीं हो जाएगा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत गौ संरक्षण, अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अतः अनुच्छेद 45 के तहत शैशवपूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मुक्त कानूनी सलाह। मुक्त कानूनी सलाह ये बाद में जोड़ा गया। मुक्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। अभी मूल कर्तव्य से क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका 42वां हो जाएगा। ठीक है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से भी बढ़ाया जा सकता है। सी, अस्पष्ट विरोधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो बाकी नेगेटिव का भाई नेगेटिव, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डी है 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पहला 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला पॉइंट है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित
ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर को अभी शामिल नहीं किया गया है, हालांकि राज्य के रूप में पूर्ण रूप में उसकी भागीदारी रही है। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इसका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो पहला पॉइंट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, ए केवल राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो डी आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा होगा इसमें? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। सी आंसर सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन है, अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो आप जूम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। आर क्या कह रहा है? कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। अभी आपको इसकी एकदम बेहतरीन ट्रिक है कि एक तो आप यहाँ पर क्योंकि लगा के देखिए, है ना, क्या आपका उत्तर मिल रहा है? क्यों की, है ना। और दूसरा देखना होगा कि जो यहाँ पूछा गया है वो इससे संबंधित है। जो यहाँ पूछा गया है, ए में अगर पूछा गया है तो क्या वो आर से संबंधित है? अगर है तो दोनों ए और आर सत्य तथा आर ए की सही एक मान्य स्पष्टीकरण, यानी यही ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है इसमें, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर केवल ए हो जाएगा कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। व्याख्या समझते हैं इसकी। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति। पहला पॉइंट है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, पदधारी है, पद को धारण करने वाला।
दूसरा पॉइंट है के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, चारों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री परिषद से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पहला पॉइंट है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दूसरा पॉइंट है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से ए आंसर सही हो जाएगा, केवल ए सही है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बी आंसर सही हो जाएगा, 25 होनी चाहिए और उम्र से मिलान करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, डी में यानी सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगे और गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी 3, 4 एवं 5। 3, 4 एवं 5 गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ये नहीं होंगे। ठीक है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 एवं वर्ष 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार वर्ष 1966 में एवं दूसरी बार वर्ष 1998। जी 66 नहीं होगा, सॉरी, ये 96 होगा, है ना। मैं एक से फिर से, इंदिरा गांधी वर्ष 1966 एवं वर्ष 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार वर्ष 1996 में एवं दूसरी बार वर्ष 1998 में 2 समयांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह। ये सही हो जाएगा, डी आंसर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, महान्यायवादी और सीएजी। यहां से क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। एक पैसा भी खर्च किया नहीं जाए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है महान्यायवादी। संसद फर्स्ट यानी लोकसभा से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो सही आंसर है बी, आंग्ल भारतीय। ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर। संसद सेकंड, राज्यसभा से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ए, पहला पॉइंट है भारत का संघ। दूसरा पॉइंट है भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन। तीसरा पॉइंट है विश्व में कहीं भी रहने वाली भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होगी बल्कि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां स्थित संपत्तियों पर नेक्स्ट भी है इसमें भी लागू होगी। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संघ, भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश डोमिनियन तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो सी आंसर राज्यसभा हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी है? 30 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले
निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन में देख रहे हैं, राज्य सभा का विघटन नहीं होता। कारण क्या है उसके, यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि इससे यानी ए से संबंधित अगर आर है, यानी राज्यसभा की बात अगर आर भी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 108 व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने सभाओं की संयुक्त बैठक संबंधी प्रक्रिया के विनियमन हेतु संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड 3 के तहत संसद संयुक्त बैठक और संचार नियम बनाए हैं। अनुच्छेद 118 के खंड 4 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। थर्ड, संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। यहां से क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन और कारण से है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारण नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। और कारण है, इसे वांछित कथन दोनों, यानी वो कथन कारण भूल गया, यहाँ पर कारण हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब यहां देखो, अब मैं पहले बोलती आ रही थी कि पहले का मतलब आर में होना चाहिए जिक्र, मगर यहाँ क्या हो रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। ठीक है, और आर क्या कह रहा है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो इसमें ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। पहला पॉइंट है, अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा हैं, पूछ रहा है ना। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका डी सही हो जाएगा, 253 संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत
राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इससे शामिल कर से संबंधित है ना, और उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध है, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार धन विधेयक में कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी सही है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन सही हो जाएगा? सी आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। नेक्स्ट, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सी हो जाएगा, सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण
नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है, लोकसभा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा है, यहाँ पे देखो राज्यसभा इधर कुल है टोटल संख्या, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में कितने 15, राज्यसभा में 7, टोटल कितने है गए 22। अब क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय से। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 122 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रश्नकाल के दौरान एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या 25 थी, जिसे 2008 के अधिनियम फरवरी 2009 में अधिसूचित के द्वारा बढ़ाकर 30 कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कोष्टक में 33+1 हो गई है, और आप यहां से गूगल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। वर्ष 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए इसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श यानी लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में अनुच्छेद 134A के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वाचन का प्रश्न अंतर्वलित है, तो अनुच्छेद 132 के तहत उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो बी सही हो जाए, न्यायिक व्याख्या हो जाएगा। सॉरी, व्यवस्था नहीं है, व्याख्या। व्यवस्था और व्याख्या में तो अलग डिफरेंस हो गया। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त अंत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिवाइव्स और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट डिसीजन PIL दोनों से संबंधित है। तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अब हो गए शुरू राज्यपाल। पहला क्वेश्चन है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि पहला पॉइंट है, इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा पॉइंट है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। तीसरा पॉइंट है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। तो इसका सही आंसर, और अभी इसमें और पॉइंट है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्यसभा का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णाचारी, BG खैर, GV पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि बाबा साहब यानी अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक, पहला पॉइंट है एक और निर्वाचन, दूसरा पॉइंट है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ा जाता। तीसरा पॉइंट है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, जो टकराव को जन्म देता। चौथा पॉइंट है, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली लागू होने के कारण राज्यपाल को संसदीय व्यवस्था के अधीन ही कार्य करना था। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो बी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213। राज्य विधानमंडल, तो यहां से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो इसका डी सही हो जाएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो 60 तथा 500 ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। गोवा 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40 राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 30 निर्वाचित प्लस 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित इसके अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ए सही नहीं है, बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। सी है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। डी है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो इसका डी सही हो जाएगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक है। संविधान के अनुच्छेद 189
189। 3 के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति 10 सदस्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल। अभी उच्च न्यायालय से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस परमादेश का आशय है, हम आदेश देते हैं। इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही हो जाएगा उच्च न्यायालय, सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 224 के अनुसार अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। अनुच्छेद 224(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता। और अनुच्छेद 224(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पदधारी सारे देखूं कितने हो गए। केंद्र राज्य संबंध। पहला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 245 तथा 246 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। सी, समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर।
संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रश्नगत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है अगला क्वेश्चन है, सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो डी हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरमन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपात उपबंध। अब यहां से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो डी हो जाएगा युद्ध, बाह्याक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका बी हो जाएगा संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात उद्घोषणा पर प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति, डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है, तो वह आपात की घोषणा कर सकता है। अतः आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसको शामिल किया गया है। वित्त आयोग से क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता, इंपोर्टेंट है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। ये इंपोर्टेंट है ये लाइन, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सी हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। वित्त आयोग के बाद में आया योजना आयोग। योजना आयोग, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? बी हो जाएगा योजना आयोग, है ना। ये नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 एवं अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 संवैधानिक संस्थाएं निकाय हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। भारत में नियोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, अतः योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उल्लेखनीय है कि अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 1915 से नीति आयोग NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री पदेन होता है। योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष तो अभी कौन बताए थे, कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है। परिषद के निम्नलिखित कार्य: राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर सुझाव देना।